हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें हम करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का जो हमारा टॉपिक है। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसका आज फर्स्ट वीडियो होगा ये हमारे पास। और देखिए इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है हर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बड़ा एक बेहतरीन तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको हम शुरू करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया है फार्मूले के ऊपर, शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे पास उसका प्लान होना चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए, तभी वो काम जल्दी हो जाता है। तो जैसे हम कोई न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज बनता है कि जो उसके न्यूमेरिकल्स के फार्मूले हैं सोल्व करने के, उन फार्मूलों को एक बार रिवाइज किया जाए। उनको बार बार आपको लिख के देखना चाहिए कि जैसे वर्क निकालने का फार्मूला क्या है, पावर का फार्मूला क्या है, एनर्जी का फार्मूला क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। तो इस तरह के फार्मूले जो हैं हमें याद होने चाहिए। पहले हमें उनको लर्न करना चाहिए, बार बार उसको प्रैक्टिस में लेकर हमें आना चाहिए। और फिर यदि आप उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हो तो वो जल्दी हो जाती है और आपको समझ में भी आ जाएगी। और ये हमारा जो वर्क एनर्जी एंड पावर का जो चैप्टर है बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, सिर्फ हमें थोड़ा सा समझना है। समझने से सारे के सारे क्वेश्चन हमें एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। और जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया है शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स का जो वीडियो बनाया है, उससे आपको ये लेसन फटाफट आ जाएगा। इसलिए उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को आप देखें तो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का बेहतरीन टॉपिक है, एक बड़े ही अच्छे ढंग से करेंगे हम इसको। और आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का जो वीडियो है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो हमारा जो चैप्टर है एनर्जी, वर्क और पावर वाला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। पूछता क्या है इसमें, देखिए हम कोई भी काम करते हैं, वर्क डन, इनके जो उसका साइन है, साइन ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें वर्क के बारे में पहले समझना होता है भी ये वो जो वर्क है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फोर्स को समझने में बड़ा इम्पोर्टेंट है वो। देखिए फोर्स या वर्क जो हमारे पास कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट्स हैं। इनको ध्यान से पढ़िए तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि वर्क कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। और आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी समझने में वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट है ये क्या कहता है, वर्क डन बाय ए मैन, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल बाई मीन्स ऑफ रोप टाइड टू बकेट। देखिए ये हमारे पास मान लो कोई कुआं है और यहाँ ये क्या है, एक बकेट है हमारे पास, और इसको ऊपर की ओर खींचा गया है। ऊपर की ओर कोई आदमी खींच रहा है ना। अब ये पूछता है इसमें वर्क डन बाई जो होगा बकेट में वो किस तरह का होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में हम बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की बात करेंगे। तो जब भी आप देखिए वर्क के काम या वर्क वाले न्यूमेरिकल आते हैं तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, W इजिकल टू एफ डी कोस थीटा। डी की जगह कई बार एस भी होता है, एफ एस कोस थीटा, वो कोई बात नहीं। हमें डी डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, चाहे आप यहाँ पे एस लगा लो, चाहे डी लगा लो, चाहे एक्स लगा लो, वो कोई मायने नहीं रखता। हमें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। इनके वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा ही होता है। और थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंगल एक बार ये समझ लीजिए ध्यान से, थीटा क्या है, एंगल, मान लो फोर्स हमारे पास इस साइड लग रहा है, एंड द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर है, तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या है, एंगल क्या है। कई बार पोजीशन क्या होती है, फोर्स हमारा इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, या फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की पर है। और कई बार जो है अपोजिट भी होता है, अभी फोर्स हमारे पास
इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर लग रहा है, तो ये 3 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। यानी कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर फोर्स बोलते हैं हम इसको। क्लियर है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप टाइट टू ए बकेट। तो बाल्टी के साथ जो है एक रस्सी बंधी हुई है और ऊपर की ओर उसको खींचा गया है, तो वर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यह हमें बताना है। देखिए आप ध्यान से देखिए, जब मान लो किसी भी बकेट को खींचते हैं हम, ये जैसे मान लो ये कोई बकेट है और ये रस्सी बांधी गई, इसको हम ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है ना। फोर्स कहाँ लग गया, ऊपर की ओर लग गया। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, समझिएगा पॉइंट ध्यान से। लेकिन जो ग्रेविटी है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको mg बोलते हैं, वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है ना। यानी कि टू लिफ्ट बकेट आउट ऑफ वेल, जब कुएं से बाहर निकालेंगे बकेट को, तो फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बकेट हैज टू अप्लाइड बाय द मैन अलोंग द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जितना इसमें है फोर्स, उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा बकेट को ऊपर उठाने में, ठीक है ना। इतना फोर्स हमारे पास लगेगा जितना ये बकेट में है। लेकिन जब हम ऐसा काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और बाल्टी को भी ऊपर ही जाना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो गया। यानी कि सेम डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब जब डायरेक्शन सेम होती है तो थीटा 0 हो जाता है, थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ध्यान से समझिए। और जब थीटा की वैल्यू 0 आती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, ये एफ डी कोस थीटा लगा लो तो ये बच जाएगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ डी, और एफ डी क्या आ गया, फिर ये पॉजिटिव आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्लियर है, पॉइंट पहला समझ में आ गया ना। अब करेंगे बी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबो केस। अब जो ऊपर वो बाल्टी वाला केस है, उसमें वर्क डन क्या होगा, किसका, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इसमें हमारा उल्टा काम हो गया, बकेट ऊपर की ओर जा रही है, फोर्स ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग गई ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की ओर वर्क करता है, नीचे हर बॉडी को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है, तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, तो जो एंगल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो 180 माना जाएगा। कितना माना जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब एंगल 180 डिग्री का बनेगा, तो देखिए जो ये इक्वेशन है, यदि कोस 180 डिग्री करते हैं हम, कोस 180 डिग्री वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे -1 आ गया, तो इसका मतलब वर्क क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वर्क क्या हो गया, नेगेटिव। हमें सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव लिखना है, एग्जाम में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव या एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो दे सकते हैं। थर्ड देखिए जो सी क्या कहता है हमारे पास, ये देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये आंसर हमारे पास फर्स्ट का, यदि आप चेक करना चाहते हैं, ये सारा फर्स्ट का आंसर है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। बी में देखिए, सी का, हमें बी का आपको बता दिया ना। सी का देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए इंक्लाइंड प्लेन पहले समझिए क्या होता है। इंक्लाइंड प्लेन जैसे हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह का जो प्लेन होगा ये इंक्लाइंड प्लेन होता है। ये देखिए, ये मान लो ए है और ये सी है, जो ए सी है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि जो तिरछा होता है, झुका हुआ। जिस तरह से पुल होते हैं हमारे, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन बनेगा। अब जब हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे तो ये कहता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब बॉडी नीचे की ओर आ रही है, ध्यान से देखिए, बॉडी नीचे की ओर आ रही है, बॉडी कहाँ आ रही है, लेकिन जब बॉडी नीचे की ओर आती है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो उल्टा लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा ना। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर की ओर लगता है हमेशा। और बॉडी किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। अब फिर वही थीटा क्या हो गया,
180 डिग्री बन गया ना, और जब थीटा 180 डिग्री बनेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एफ एस कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास 180 रखेंगे ना, जब कोस 180 कितना हो जाएगा, -1, और -1 का मतलब वर्ग क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव हो गया। क्लियर है पॉइंट ये देखिए ध्यान से। अब डी पे चलते हैं, स्टेटमेंट ध्यान से समझिए। डी पे, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए ये हमारे पास रफ इंक्लाइंड प्लेन की जगह अब क्या आ गया, हॉरिजेंटल प्लेन आ गया। ये कोई हॉरिजेंटल प्लेन है मान लो हमारे पास, इस पे वर्क डन निकालना है बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी। ये बॉडी है मान लो कोई, और इस पे हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमें देखना है वर्क पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। देखिए फोर्स इसी साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड में, हमें पता है ना, सेम डायरेक्शन हो जाएगी तो सीधी सी बात है पॉजिटिव होता है, लेकिन समझिए कैसे। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स इज अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स और डू नॉट मेंटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, पढ़ लीजिए ध्यान से। थीटा क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ई में देखिए, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ या ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू रेस्ट। देखिए पेंडुलम क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक पेंडुलम होता है इस तरह से, एक किसी भी पत्थर पर या गोल वस्तु पर या किसी पर भी हम एक रस्सी बांध के ऐसे लटका देते हैं ना, तो वो पेंडुलम का काम करती है। और पेंडुलम कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, इधर से भी ऐसे घूमता है, यानी कि इस तरह से ऊपर जाएगा और इधर से भी जाएगा, हमारे पास दोनों साइड से जाता है ना ये पेंडुलम। अब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, इसके पर फोर्स तो लगेगा हवा का इसको रोकने के लिए, तभी ये रुकता है ना। अप्लाइड फोर्स लग गया, लेकिन किस दिशा में लगेगा, उल्टी दिशा में लगता है ना, इन द रिवर्स डायरेक्शन। जब उल्टी दिशा में लगता है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पेंडुलम, हेंस वर्क डन इन दिस केस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको देख सकते हैं, कोस थीटा इसमें भी 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ये रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, कोई बॉडी है रेस्ट पर है, शुरू में मास दिया गया है, मूव अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड हॉरिजेंटल फोर्स 7 न्यूटन ऑन ए टेबल विद कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। समझ में आ गई ना। तो मास कितना दिया गया हमारे पास, 2 किलोग्राम, ये मास हो गया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब 0, तो ये 0 हो गया। हॉरिजेंटल फोर्स 7 न्यूटन, ये हॉरिजेंटल फोर्स हो गया 7 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया गया, 0.1, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पे आप के भी ले सकते हैं, ये सिंबल लेना है आपने, ठीक है। टाइम जो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 सेकंड दिया गया, ये आप क्वेश्चन में देखेंगे। ये 5 चीज़ें हमारे पास दी गई हैं, ठीक है ना। हमें जो जो निकालना है वो देखते हैं पहले, क्या क्या निकालना है। ए, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड, पहला पॉइंट ये निकालना। देखिए हमें जब वर्क डन निकालना है तो हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, या एफ एस होता है। इसका मतलब हमें फोर्स भी चाहिएगा और डिस्टेंस भी चाहिएगी, तब हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम फोर्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, एफ के फार्मूले क्या, म्यू एम जी, ये 0.1 दिया गया है, M2 दिया गया है हमें। देखिए
ये दोनों दिए गए हैं, क्लियर है। और G 9.8 होता है, मल्टीप्लाई करके 1.96 आ गया। नेट फोर्स जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स टोटल फोर्स में से घटा दो। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया हमारे पास, और टोटल फोर्स कितने हैं, 7 न्यूटन। 7 में से ये घटा दो तो नेट फोर्स आ जाए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। तो F माइनस एफ हो गया ना, तो ये हमने माइनस कर दिया 7.1 में से, सॉरी 7 माइनस 1.96 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 5.04 न्यूटन। देयरफॉर अब निकालेंगे एक्सेलरेशन इसका। क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला डिस्टेंस निकाल लिए। तो S बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो डिस्टेंस निकाल, इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, आपने पढ़ा हो, F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब एक्सेलरेशन। तो ये A निकालेंगे तो M क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो इनके A बराबर क्या होगा, F बाई एम होगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये देखिए फोर्स है F डिवाइड बाई मास 2 था हमारे पास, तो कितना आ गया 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, अब डिस्टेंस निकालते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गया, टाइम 10, हाफ ए अभी निकाला, ये देखिए ये, ठीक है। टी वही 10 है हमारे पास, 10 सेकंड में मूव करानी है बॉडी, तो कितना गया 126 आ गया, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ गई। अब चलते हैं हमारे सवाल जो पूछ रहा है। नंबर ए में क्या पूछते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ कितना है हमारा 7 न्यूटन दिया ही है। ऐसा हमने अभी निकाल ली 126 मल्टीप्लाई करके जूल में, वर्क को जूल में मापते हैं, तो यानी कि वर्क की यूनिट क्या है, जूल है। सभी एनर्जी उनकी यूनिट हम जूल लेके चल सकते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, ये क्या था, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये क्या है, वर्क डन अप्लाइड बाय फ्रिक्शन। देखिए उसमें हम नेगेटिव ले चलें, क्योंकि जो फ्रिक्शन है नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला वही है, एफ एस होता है। लेकिन इसमें फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास कितना है, हमने देखा 1.96 था, वो शुरू में दिया गया था ना, और ये कितना निकाला हमने 126, डिस्टेंस जो निकाली है अभी, ऐसे वाला फार्मूला लगाया ना हमने, तो ये डिस्टेंस हमने अभी निकाली है 126 है, ये देखिए, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जूल में आ जाएगा ये कंप्लीट। सी वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकंड। अब वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हमने निकाला है, माइनस करके जो निकाला था एफ माइनस एफ डैश निकाला था, नेट फोर्स। स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझेंगे तो जल्दी आ जाए। देखिए ये नेट फोर्स निकाला था हमने, ये फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ये एक ही फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस के लिए, लगना वही है बार बार, तो इसलिए उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एफ एस नेट हो गया, डिस्टेंस यही है, 3 फार्मूले हमारे पास हो चुके हैं। अब हो गया 635 जूल। अब लास्ट क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। देखिए काइनेटिक एनर्जी चेंज में हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी निकालो और फाइनल एनर्जी निकालो, दोनों को माइनस कर दो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में थी, इनिशियल लिखते हैं जिसको, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या उल्टा भी कर सकते हैं, पहले फाइनल ले लो फिर इनिशियल ले लो। मोस्टली हम लेते हैं फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। देखिए इनिशियल क्या होगी 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला होता है हमारे पास, तो 0 हो गया वो। तो फाइनल निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला वही होता है, हाफ मास 2 किलोग्राम दिया गया है, और वेलोसिटी कितनी निकाली हमने 25.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया।
ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गई 635 जूल आ गई। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे पास फाइनल ये है और इनिशियल है, इन दोनों को माइनस कर दो, वो जगह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल बराबर कितना का ये। तो ये हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू दी नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, पहले स्टेटमेंट पढ़िए फिर फिगर देखेंगे। गिवन फिगर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन दी गई है वन डायमेंशन में। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाई ए क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्रॉस का जो चिन्ह दिया गया है उसके द्वारा दी गई है। ठीक है, जो हमारे ऑर्डिनेट एक्सिस है। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन, एरिया बताना में, इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर गिवन एनर्जी, ये निकालना में। इन ईच केस स्पेसिफाई द एरिया इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर गिवन एनर्जी, वे पार्टिकल जो है हमें नहीं मिलेगा। और साथ में हमें क्या बताना है, आल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी और द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस, कितनी कम से कम एनर्जी हमें जरूरत पड़ेगी। थिंक ऑफ ए सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर विच दीज पोटेंशियल एनर्जी शेप आर इक्वल रेलिवेंट है, हमारे पास ये कह रहा है। देखिए, जब हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए, तब हम किसी को भी निकाल सकते हैं। और एनर्जी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, हमें पता है ना। तो पार्टिकल हैविंग गिवन एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन द रीजन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी तभी वो, देखिए एक बार चित्र देख लीजिए ध्यान से। ये फिगर हमारे पास 4 फिगर दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। और ये क्रॉस के चिन्ह द्वारा क्या दिखाएगा, उसमें लिखा ना, ये क्रॉस के चिन्ह दिए गए हैं। ये किस लिए दिखाए गए हैं, ये 4 क्रॉस के चिन्ह हैं। तो इसमें लिखा गया है ईच एनर्जी क्रॉस के द्वारा दिखाई गई हमारे पास। ठीक है ना, टोटल एनर्जी ई ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंडिकेटेड बाई क्रॉस मार्क्स ऑन द एनर्जी एक्सिस। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी दिखाई है क्रॉस के द्वारा। यानी कि फर्स्ट केस में हमारे पास एनर्जी क्या है, ये है ई के पास, वैसे भी ई लिखा हुआ यहाँ पे है, और इसकी एनर्जी यहाँ पे है, और इसकी एनर्जी यहाँ पे है। ये एनर्जी के केस है हमारे पास। एक बार फिगर को ध्यान से देखें तो सब है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कब करेगा, जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी तभी एग्जिस्ट करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कारण क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब पार्टिकल इसके अंदर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है टोटल एनर्जी। आपको याद होगा, टोटल एनर्जी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। और तो फिर यहाँ से यदि हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होती है उसमें से पोटेंशियल एनर्जी घटा दें तो वो काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी ना। ये इक्वेशन होती है। आप फिगर पे रेफर कीजिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, द ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इन द रीजन विच इज काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगी तभी होगा, नेगेटिव होगा तो नहीं होगा। ये हमें बस यही पॉइंट है हमारे पास जो समझना है, हमें जो निकालना है। ठीक है ना, अब सवाल पे चलते हैं। नंबर 1, पहला जो फिगर, आप फिगर पे देखिए, मैं वैसे ही समझा दूंगा आपको। फिगर देखिए ध्यान से। यदि हम इस फिगर को देखें, x की वैल्यू हमारे 0 से a तक है। देखिए ये x कितना 0 हो गया और ये कितना हो गया a हो गया, यहाँ से यहाँ तक होगा। x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो पता है हमें, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि रेस्ट में है, वेलोसिटी नहीं है ना। इसलिए काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव इन दिस, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी
पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू a से ज़्यादा है, x ग्रेटर देन a, यानी कि जो हमारी x है वो क्या है, a से ज़्यादा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हैज ए वैल्यू ग्रेटर देन टोटल जो हमारी एनर्जी है। देयरफॉर इट मीन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हैज नेगेटिव वैल्यू। तो इस रीजन में यदि हम देखें तो नेगेटिव है, तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन, जब x की वैल्यू a से ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पे ठहर नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पर, यानी कि पार्टिकल मस्ट हैव मिनिमम टोटल एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, जीरो होता है ना, तो इस केस में वो नहीं हो रहा, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, बी फिगर है हमारे पास, पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एनी एरिया ऑफ दिस ग्राफ। कारण क्या है, जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी से ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, टोटल एनर्जी इनके जो टोटल एनर्जी यू होती है ना, वो किससे एनर्जी से ज़्यादा दिख रही है, ये देखिए एनर्जी से हमें ज़्यादा दिख रही है, इनकी जो हमारी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज़्यादा है ऑफ ए पार्टिकल। और इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल मस्ट हैव टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस से यू के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये इसके अंदर टिक सकता है। क्लियर है पॉइंट। थर्ड फिगर में देखिए ध्यान से, सी फिगर में, अब इस यदि हम इस एरिया को देखें, x की वैल्यू आई हमारे पास a से 0 है, ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। इस एरिया की जब हम बात करते हैं तो x वही 0 to a है, लेकिन x b से ग्रेटर है, x क्या है, b से ग्रेटर दिख रहा है ना, x की वैल्यू क्या है, b से ग्रेटर है, जो b पॉइंट दिया गया, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो u है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, u पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, u होती है ना, वो ग्रेटर किससे होगी, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब टोटल एनर्जी से जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन x इज इक्वल टू 0 to a, 0 to a में नहीं जा सकता वो, इट विल इम्प्लाई ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इससे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी की। अब देखिए नेक्स्ट फिगर देखिए, यदि आप इस फिगर को देखें, इसमें भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता x और a के बीच में, क्योंकि यहाँ पे x और a की वैल्यू आप देखें कितना, देखिए माइनस बी एक तो हमारे पास माइनस b/2, और दूसरा क्या है माइनस a/2 दिख रहा है आपको, दो वैल्यू होगी ना हमारे पास, ये माइनस b/2 हो गया और ये माइनस a/2 हो गया, ये दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। और x क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, देखिए a/2 और b/2, x की वैल्यू दो होगी ना हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि u हमारी फिर e से ज़्यादा होगी। अब u जब e से ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है, नेगेटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस एरिया में, ठीक है ना। तो अब ये आंसर आप देख सकते हैं, ये पहले का आंसर है हमारे पास, वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास, हमने अभी आपको समझा दिया है। ये थर्ड का आंसर आ गया हमारे पास, और ये फोर्थ का आंसर आ गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM भी लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM लिखते हैं, ठीक है ना। इज गिवन बाय, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या होती है, हाफ kx² होती है, क्या होती है, हाफ, जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ना हमारे पास हाफ mv², तो ये इसका फार्मूला होता है हाफ kx², ये यही है, ठीक है ना। वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे ऑफ द ऑसिलेटर, फॉर k की वैल्यू हमारे पास दी गई है इसने कितनी, 0.5 न्यूटन पर मीटर है, ये न्यूटन पर मीटर या न्यूटन
पर मीटर, ध्यान रखेंगे पावर -1 है ये, न्यूटन पर मीटर होता है ना फोर्स। अब देखिए ध्यान से आगे, द ग्राफ Vx वर्सेज x as shown in the figure so that the particles total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it is reaches x। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब टोटल एनर्जी की बात करें, सो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, टोटल एनर्जी कितनी दी गई है, 1 जूल दी गई है, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। टोटल एनर्जी क्या दी गई है, 1 जूल दी गई है। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपको याद होगा, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम चलते हैं सवाल पर, देखिए ये फिगर हमारे पास, देखिए 2 मीटर दोनों तरफ डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस है ये हमारे पास। अब हमारे पास देखिए फार्मूला क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, यानी कि E इज इक्वल टू हाफ mu² प्लस हाफ kx² का। द पार्टिकल टर्न बैक एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, यानी कि 0 जब u होगी हमारे पास। तो अब देखिए ध्यान से, ये फार्मूला है हमारे पास, क्लियर है ना, ये तो 0 हो गया, ये नहीं, जब 0 होगी u तो 0 हो गया, ये हमारे पास आ ही गया। अब ये E तो 1 दिया गया ना, 1 जूल दिया गया है, हाफ ऐसे कैसे आ गया, ये k की वैल्यू 0.5 दी गई है, 0.5 का मतलब हाफ हो गया ना x², ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो +-2 आ गया, यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब सो द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक एट +-2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंसर द फॉलोइंग, हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, उनके आंसर हमें देने हैं। द कॉजिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए जब हम बॉडी किसी भी रॉकेट को ऊपर की ओर छोड़ते हैं, या कोई भी बॉडी हमारे अर्थ के ग्रेविटी के अंदर आती है, ऊपर से जो कॉमेट्स वगैरह आती हैं, तो वो फ्रिक्शन के कारण जल उठते हैं, ये हमें पता है। फ्रिक्शन जो है हीट इंड्यूस करता है। अब ये कहते हैं एट वोज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड द रॉकेट और द एटमोसफेयर। तो जो रॉकेट में आग लगती है ना, वो रॉकेट के कारण लगती है या एटमोसफेयर के कारण लगती है, ये बताना हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब आंसर देखिए इसका ध्यान से, व्हेन कॉजिंग बर्न्स अप इट्स मास डिक्रीजेज ड्यू टू टोटल एनर्जी ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज ड्यू टू दिस टोटल एनर्जी रॉकेट डिक्रीजेज बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ द रॉकेट इन फ्लाइट डिपेंड ऑन द मास। देखिए हमने एनर्जी के फार्मूले पढ़े हैं, एक तो होता है mgh, ये भी मास पे डिपेंड हो गया, और दूसरा है हमारे पास हाफ mv², ये भी किस पे डिपेंड हो गया, मास पे डिपेंड हो गया ना। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉकेट इटसेल्फ। तो एनर्जी जो बर्न के लिए ज़रूरत होती है हमें, वो किस पे डिपेंड कर रही है, रॉकेट पे डिपेंड कर रही है, ना कि एटमोसफेयर पर। और टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये फार्मूला हो जाएगा mgh प्लस हाफ mv²। बी, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's whose velocity in general, yet the work done by gravitational force over every complete orbit the comet is 0 y। देखिए ध्यान से समझिए, ये कहता है कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग द अर्थ इन, बी क्वेश्चन हमारे पास ये नहीं है, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट हमारे पास जो आप दिखाते हैं इस तरह से जो है हाईली ऑर्बिट, ये इस तरह से होता है हमारे पास, ठीक है ना, इलिप्टिकल जो होता है हमारे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल। जो कॉमेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि अदर प्लेनेट के ऊपर लगता है।
फिर भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज 0, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स फिर उस पर टोटल ओवरऑल 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर देखिए ध्यान से। इसका कारण क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन इज कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि टोटल हमारे पास 0 रहेगा। फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज 0, क्योंकि वहाँ पे देखिए जब बॉडी कोई सर्कल में मूव करती है ना, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट बार बार 0 हो जाता है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा? उसमें 0 रहता है हमारे पास। ठीक है। सी, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमोसफियर लॉस इज एनर्जी, तो वो एनर्जी को लॉस्ट करता है ग्रेजुअली ड्यू टू ये पॉइंट समझ लीजिए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमोसफियर लॉसेज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट द एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस हावर स्मॉल, लेकिन होती थोड़ी है ये। वाई देन डज इट्स स्पीड इंक्रीजेज प्रोग्रेसली, अब ये कहता है देखिए उसकी स्पीड फिर भी बढ़ती है, देखिए उसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है अगेंस्ट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस, लेकिन स्पीड बढ़ रही है एज कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द। देखिए मान लो ऊपर से कोई बॉडी गिरती है, खासकर जो उल्का पिंड होते हैं दूसरे प्लैनेट से आते हैं ना, तो वो हमारी पृथ्वी पर जैसे ही आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं, जबकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एयर का, एयर रेजिस्टेंस को हवा रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो स्पीड कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे लॉजिक क्या है हमारे पास? एज द सैटेलाइट, जो हमारे सैटेलाइट हैं वो क्लोज आते हैं पृथ्वी के, जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे पृथ्वी के, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी हमारे पास। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? कम होगी, ये क्लियर है हमारे पास। सिंस सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अब दूसरी भाषा में यदि हम कहें सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, वो तो सेम रहेगी, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहता है टोटल एनर्जी क्या है हमारी? कंजर्व्ड है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब होगी तो जो हमारी वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग ए लिटल बिट, लेकिन थोड़ी सी होती है, क्यों? ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना। यहाँ से देख सकते हैं पूरा क्लियर। अब डी में देखेंगे ध्यान से। डी में फिगर देख लीजिए पहले। ये फिगर दिया गया है, ये दो आदमी हैं, मैन है, तो इसका वेट 15 किलोग्राम दिया गया देखिए, और ये भी खींच रहे हैं दोनों, ये भी खींच रहा है और ये उठा के चल रहा है और ये खींच रहा है। दो केस हमारे पास वर्क जब हम ये करते हैं। ठीक है ना। अब ये कहता है द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 15 किलोग्राम। क्वेश्चन पे आ जाइए। द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 50 किलोग्राम ऑन हिज हैंड्स। ये फिगर 6.13 में है। ही वॉक्स सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। दूसरा आदमी हो रहा है उसके पीछे पुली में खींच रहा है, सेम पोजिशन है हमारे पास, ओवर ए पुली कहता है ये। ठीक है। इन विच केस वर्क डन ग्रेटर, तो दोनों में किसके पास वर्क डन ज़्यादा होगा? सिंपल पॉइंट है देखिए। फोर्स अप्लाइड द मैन ऑन द मास ऑफ 15 किलोग्राम वर्टिकली अपवार्ड। इसका तो फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लगता है। क्या लगता है? वर्टिकली अपवार्ड। और मास इज आल्सो लिफ्टेड अलोंग वर्टिकल, मास भी ऊपर की ओर उसने उठाया है, तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास? mgh, वही फार्मूला है ना, mgh। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका मतलब जो फिगर दूसरा है हमारे पास उसमें वर्क डन कितना हो गया? अभी जो हम निकालेंगे mgh करके। और जो फिगर है इसमें क्या देखिए, फोर्स अगेंस्ट बाय द मैन ऑन द 15 किलोग्राम वर्टिकली अपवार्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तब परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे के,
और जब परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इस केस में वर्क डन क्या हो गया, 0। इस केस में हम निकाल सकते हैं mgh का फार्मूला लगा के। ठीक है ना, तो दोनों अब देखिए आंसर देख लीजिए। फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मास बाय द मैन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन बट डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, 0। जब सेकंड फिगर की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, वर्क डन निकालेंगे पहले, एफ एस कोस थीटा होता है, और फोर्स क्या है, एम जी एस ऐसे कैसे, कोस 0 1 होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे 294 जूल आ जाएगा। वर्क डन इज ग्रेटर देन इन सेकंड केस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही निशान लगाना है। देखिए कैसे, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज या डिक्रीज या रिमेन अनअल्टर्ड, इन तीनों में से एक आंसर छाटना है। कब, व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है किसी बॉडी पर। देखिए ध्यान समझिए, इफ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी व्हेन इट डिस्प्लेज द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पॉजिटिव वर्क का होगा, मान लो ये बॉडी है हमारे पास, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फोर्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, ड्यू टू सच डिस्प्लेसमेंट द बॉडी अप्रोचेज द सेंटर ऑफ द फोर्स, और इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आंसर क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज नहीं बल्कि क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही, ये भी गलत और ये भी गलत। इसमें से आप देख सकते हैं आंसर। ठीक है, बी में देखिए ध्यान से, वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस किसका होगा बताइए आप, काइनेटिक एनर्जी का होगा या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। देखिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से बात। ए बॉडी डज वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, ये दिए गए हैं, ए बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वह काम कर रही है, और किस तौर पे करेगी, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी होगी तभी फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, मोमेंट में है ना वो। हैंस वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शनल ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा लॉस में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो लॉस किसका होगा, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि तो मूवमेंट में है। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कब होता है, जब वो मूवमेंट में नहीं हो। यानी वर्क इज डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज आएगी। अब सी देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मैनी पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर एक एक्सटर्नल फोर्स या सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेज ऑन द सिस्टम। इनमें से एक निकालना है। देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार स्टेटमेंट, सी की स्टेटमेंट क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल्स सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, या तो वो एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल है या इंटरनल के। अब देखिए समझिए ध्यान से, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं, जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि जो बाहरी फोर्स लगेगा उसी के कारण उसमें चेंज आएगा, इंटरनल फोर्स तो उस पर काम ही नहीं करेगा ना। तो आंसर क्या रहेगा, इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द टोटल और नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अब डी देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, हमने लेसन में किया है ना।
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। उसकी देखिए मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, टोटल एनर्जी है कंजर्व होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कहते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। इन एन इन इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर द टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो तो चेंज नहीं होती, या टोटल लीनियर मोमेंटम या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज। 3 आंसर में से एक आंसर हमारा सही है, तो आप देखिए कौन सा आंसर आपका सही है। तो चलिए चलते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, हमें पता है। इट में चेंज टू एन इक्वलेंट एनर्जी इन सम अदर फॉर्म, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म की एनर्जी में जा सकती है, भी हीट एनर्जी में बदल सकती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी में वो जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज, कंजर्व्ड होती है हमारी। क्लियर है पॉइंट, ये आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। तो इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन आर टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंजेज एज सम एनर्जी अपेयर इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स के ऊपर। हमने आज टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद। तब तक आप क्वेश्चन को जरूर करके देखिए। जय हिंद।